जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। 8वीं बोर्ड की कॉपियां चेक करने में लापरवाही का सच बेधड़क ने खुलासा किया था। सच बेधड़क के खुलासे के बाद अब इस पूरे मामले में जांच बैठी है। जांच के बाद दोषियों पर गाज गिरेगी। निजी दुकान में ये जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा है वो चेक हो रही थी और सच बेधड़क के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ। इस पूरे मामले में विभाग द्वारा जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 8वीं बोर्ड की कॉपियां चेक करने में लापरवाही का सच बेधड़क ने खुलासा किया था और अब पूरे मामले में विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सच बेधड़क के खुलासे के बाद अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। तो जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। निजी दुकान में 8वीं बोर्ड की परीक्षा की जो कॉपियां है वो चेक हो रही थी और सच बेधड़क ने स्टिंग ऑपरेशन करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 8वीं बोर्ड की कॉपियां चेक करने में लापरवाही के मामले में सच बेधड़क ने खुलासा किया था और अब विभाग ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि हमने 2 दिन पहले निजी दुकान में बोर्ड की कॉपियां चेक हो रही हैं इसका खुलासा किया था। इस पूरे मामले को लेकर हमारे को इनपुट मिले थे, उसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें बकायदा देखा गया कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा जो है निजी जो एक सेंटर होता है उससे बाहर लाकर और निजी लोगों द्वारा चेक करवाई जा रही थी। इसका हमने खुलासा किया, प्रमुखता से खबर चलाई। उसके बाद इस पूरे मामले में जिम्मेदारों ने संज्ञान लेते हुए इसमें एक जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद संभवतः इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है और जिन लोगों ने लापरवाही की है उन पर गाज गिरने की संभावना इस पूरे मामले में बनी हुई है। जी कुणाल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपी जो है जो दुकान में पहुंची है किसी निजी दुकान में और बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है, बड़ी लापरवाही है। तो किसी का क्या कुछ नाम अभी तक कुछ सामने आया है कि किसकी कहने पे कॉपियां वहां पे गई, किसके द्वारा गई? कि आपको बता दें कि इसमें नियम यह है कि एक निश्चित रूप से जो समीक्षा केंद्र है वो बनाया जाता है। समीक्षा केंद्र के अंदर बकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जिसमें सख्त निर्देश है कि कॉपियां जो है निश्चित जो तय सेंटर है वहां पर चेक होगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई बाहर कॉपी लेकर जा रहा है तो सेंटर का जो प्रमुख है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, इसके अलावा जो शिक्षक इन कॉपियों को बाहर लेकर गया और इस निजी दुकान तक ये पहुंची, तो पूरा सिस्टम जो है कटघरे में यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो नियम है उनकी यहाँ पर बकायदा धज्जी उड़ाई गई है। मौके पर निजी कर्मचारियों द्वारा कॉपी चेक की गई है, तो बड़ी लापरवाही है। और आपने कहा कि किन लोगों की मिलीभगत है, तो इस पूरे मामले में यही कारण है कि जांच बैठाई गई और जांच पूरी होने के बाद कैसे कॉपियां पहुंची, किसकी इसमें संलिप्तता है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनका जो पूरी रिपोर्ट है वो सामने आएगी और रिपोर्ट सामने के आने के बाद जिन लोगों ने इस पूरे मामले में लापरवाही की है उन पर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस दौरान विभिन्न धार्मिक स्थानों के दर्शन भी यहां पर करेंगे और प्रदर्शनी और स्टॉल का अवलोकन भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 11:25 पर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उदयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से 11:30 बजे प्रस्थान कर 11:55 पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के हेलीपैड पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। बेणेश्वर धाम पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा लगभग 12 बजे से लेकर 12:15 बजे तक वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद 12:15 बजे हरि मंदिर पहुंचकर 12:20 तक वहां दर्शन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 12:30 बजे के आसपास कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और वहां 12:30 बजे से लेकर 12:40 तक प्रदर्शनी और स्टॉल का अवलोकन करेंगे। इसके बाद 12:40 से 1:40 तक बेणेश्वर धाम में आयोजित राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज डूंगरपुर दौरा रहने वाला है। कुछ ही देर में उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दिल्ली से उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद विभिन्न धार्मिक स्थलों के आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा
दर्शन भी करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान में 18 मार्च को पर्यटन स्थल निःशुल्क रहने वाले हैं। स्मारकों और संग्रहालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने आदेश जारी किया है। स्कूल और कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहने वाला है। उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की विरासत, इतिहास और संस्कृति से परिचित कराना है। विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धीरेन्द्र ने जानकारी दी है। विभाग के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में सुविधा यहां पर लागू रहेगी। 7 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश पहले से ही निःशुल्क है। शिक्षण संस्था लेटर पैड के साथ आए तो पूरे सप्ताह भ्रमण की भी यहां पर सुविधा मिल सकती है। तो जयपुर से खबर है, जहां 18 मार्च को निःशुल्क रहने वाला है। तो विभाग के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में सुविधा लागू रहेगी। 7 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश पहले से ही यहाँ पर है और शिक्षण संस्थान लेटर पैड के साथ आए तो पूरा सप्ताह यहाँ पर भ्रमण की सुविधा भी है। तो जयपुर से खबर है, जहां और एक और जयपुर से खबर सामने आ रही है, जहां 18 से 28 मार्च तक आमेर में हाथी सवारी बंद रहेगी। चैत्र नवरात्रा को देखते हुए प्रशासन का आदेश जारी हुआ है। 18 मार्च से 28 मार्च तक आमेर महल में कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव होंगे। शाम को 5:30 बजे के बाद आमेर महल पर्यटकों के लिए बंद रहने वाला है। इस अवधि में नाइट टूरिज्म भी पूरी तरह से बंद रहेगा। शिला माता मंदिर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हाथी सवारी भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 18 से 28 मार्च तक आमेर में हाथी सवारी का संचालन नहीं होगा। नवरात्रा के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय जो है वो लिया गया है। तो इस अवधि में नाइट टूरिज्म भी पूरी तरह से बंद रहने वाला है। शिला माता मंदिर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हाथी सवारी 18 मार्च से 28 मार्च तक बंद रहने वाली है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर आज दुनिया भर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, कलात्मक हवेलियां और सम के विशाल रेतीले धोरों का रोमांच लेने के लिए के साथ साथ यहाँ के पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। देखा जाए तो इसे सोने सी चमचमाती नगरी की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पर्यटन पर निर्भर है। लेकिन इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने पर्यटन कारोबारियों की चिंता को बढ़ा दिया है। खासतौर पर सनसैंड ड्यून्स क्षेत्र में स्थित कैंप और रिसोर्ट संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस की नियमित आपूर्ति बाधित होने के कारण कई रिसोर्ट्स में अब मजबूरन लकड़ी के तंदूर और चूल्हों पर भोजन तैयार किया जा रहा है। तो जैसलमेर के पर्यटन पर कमर्शियल गैस संकट का असर अब देखने को मिल रहा है। खबर जैसलमेर से है, जहां राजस्थान के राज्य पक्षी और विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके गोडावण को बचाने की मुहिम में जैसलमेर के सम सुदासरी स्थित गोडावण कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। यहां 2 नए गोडावण चूजों का जन्म हुआ है। खास बात यह है कि इनमें से एक चूजा प्राकृतिक तरीके से, जबकि दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक से पैदा हुआ है। थार के रेगिस्तान में कभी बड़ी संख्या में दिखाई देने वाला गोडावण आज दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में गिना जाता है। बिजली की हाई टेंशन लाइनों, बदलते पर्यावरण और घटते प्राकृतिक आवास के कारण इसकी संख्या तेजी से कम हो गई है। ऐसे में जैसलमेर के सम सुदासरी क्षेत्र में स्थापित कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर गोडावण संरक्षण की उम्मीद बना हुआ है। हाल ही में यहां 2 नए चूजों का जन्म हुआ है, जिससे ब्रीडिंग सेंटर में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई है। वन विभाग के अनुसार एक चूजे का जन्म प्राकृतिक मिलन से हुआ है, जबकि दूसरा चूजा कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से यहां पर पैदा हुआ है। गोडावण जैसे संवेदनशील पक्षी में एआई तकनीक की सफलता को वैज्ञानिक बड़ी उपलब्धि यहां पर मान रहे हैं। तो जैसलमेर में 2 चूजों का जन्म हुआ है। एक चूजा प्राकृतिक तरीके से यहाँ पर पैदा हुआ है, वहीं दूसरे को
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की तकनीक से पैदा किया गया है और अब गोडाउनों की कुल संख्या बढ़कर 70 यहां पर हो गई है। ये जो चूजा है ये एआई टेक्निक से हुआ है, मतलब कृत्रिम गर्भाधान की मेथड से हुआ है। और 16 फरवरी को जो है मदर जेरी ने एक एग दिया था जिसकी हैचिंग 10 मार्च को सम में हुई है। इसी प्रकार से एक जो दूसरा चूजा है वो 12 मार्च को ने पैदा हुआ है और सब ब्रीडिंग सेंटर में ये भी पैदा हुआ है। इसकी जो फादर है उसका नाम लियो है और जो इसकी मदर है वो टॉनी है। ये दोनों सब ब्रीडिंग सेंटर के ही गोडाउन है। इनकी जो मेल्टिंग हुई थी 12 फरवरी को हुई थी और जो एग दिया था वो 18 फरवरी को हुआ था। ये जो मेल्टिंग है ये नेचुरल मेल्टिंग। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का नशे पर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। सीआईईयू टीम में तैनात कांस्टेबल दिनेश कुमार की सूचना पर कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना सिंधी कैंप में अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 ड्रग्स तस्कर अमरीक सिंह और बलजिंद सिंह गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा 40.456 ग्राम और अफीम 246 ग्राम यहां पर बरामद किया गया है। भीलवाड़ा डिपो की बस नंबर RJ07 PB 6214 की बस में यह अवैध मादक पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है। उक्त नशे की खेप भीलवाड़ा के विजयनगर निवासी बाबू से खरीद कर लाना पूछताछ में यहां पर सामने आया है। पुलिस निरीक्षक रतन सिंह के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जयपुर से खबर है, जहां सचिन मित्तल कमिश्नर का नशे पर कड़ा प्रहार देखने को मिला। अवैध मादक तस्करी करने वाले 2 ड्रग तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। वीरपुरा गांव में बारातियों से भरी एक बस चालक की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बस चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए 2 व्यक्तियों के ऊपर बस का टायर चढ़ा दिया। टायर चढ़ने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी इसी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे हादसों से इलाके में चिंता का माहौल है और पुलिस मामले की लगातार जांच में जुटी हुई है। तो चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। बारात की बस यहां पर काल बनी है। बस चालक ने लापरवाही करते हुए 2 लोगों पर यहां बस का टायर चढ़ा दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। और अब खबर सीकर से है, जहां दिल्ली में हुए तरुण हत्याकांड को लेकर सीकर के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सर्व समाज के लोगों ने कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला। यह कैंडल मार्च सीकर के बचाणी शमशान भूमि से शुरू होकर खटिकान प्याऊ तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर तरुण को श्रद्धांजलि दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के अमन कामदार ने बताया कि रैली के दौरान लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी देने की यहां पर मांग उठाई है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को सहारा मिल सके। साथ ही लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में सीकर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बुचाणी से लेकर खटिकान प्याऊ तक एक समाज के द्वारा, सर्व समाज द्वारा एक कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहाँ पे महादेव मंदिर में पहुँचने के बाद एक 5 मार्च को हुई एक घटना, दिल्ली में हुई घटना, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। क्या हम जानना चाहते हैं कि क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि हम हर्षोल्लास से अपने त्योहार मना सकें? उस परिवार का क्या दोष था, या जिस युवक ने अपनी जान गंवाई उस युवक का क्या दोष था? 5 मार्च को हुई इस घटना ने सभी के हृदय को अंतर तक छुआ है और सभी को झकझोर के रख दिया है। दिल्ली नहीं, पूरे देश में बेवजह किसी गलती के बिना एक त्योहार बनाने के कारण उनके साथ बड़ी
निर्मम उनकी बड़ी निर्मम हत्या करी गई। ऐसा कृत्य फिर से ना हो और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हमने एक कैंडल मार्च और मशाल मार्च का आयोजन किया। बेवजह और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक युवक को अनजान कॉल कर मिलने के लिए बुलाया गया। जैसे ही युवक बाइक लेकर बस स्टैंड के पास पहुंचा, तभी अचानक एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद गाड़ी से उतरे दो हमलावरों ने लाठियों और सरियों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर यहां पर चोटें आई हैं। घायल युवक की पहचान सुभाष निवासी बनवास के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को सीएससी सिंघाना पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनू जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सिंघाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित के भाई सुरेंद्र कुमार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की लगातार पहचान की जा रही है। और अब खबर सिकराय से है, जहां सिकराय के घूमना गांव में पिछले कई दिनों से पैंथर का आतंक बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार पैंथर गांव की ढाणियों और आबादी क्षेत्र के आसपास लगातार देखा जा रहा है, लेकिन अब तक वह वन विभाग की पकड़ से बाहर है। बीती देर रात वन विभाग की टीम ने बांध वाली ढाणी में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पैंथर पिंजरे के पास तक आकर वापस जंगल की ओर लौट गया। बताया जा रहा है कि जिस ढाणी में पिंजरा लगाया गया है, वहीं कुछ दिन पहले पैंथर के एक शावक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इलाके में पैंथर का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। ढाणी निवासी सुग्रीव मीणा ने बताया कि पैंथर के डर से लोग रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और छोटे बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता यहां पर बनी रहती है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और जल्द से जल्द पैंथर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में राजकीय कॉलेज के सामने और बस डिपो के पास सीवरेज का मलबा डालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार ठेकेदार द्वारा रात के समय गड्ढा खोदकर यहां सीवरेज स्लज डालने की तैयारी की जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ता और वार्डवासी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए काम यहां पर रुकवा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि कॉलेज के सामने सीवरेज का मलबा डालना पूरी तरह से गलत है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस स्थान को लेकर विरोध किया था। तब नगर पालिका प्रशासन ने यहां पार्क विकसित करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब रात में गड्ढा खोदकर सीवरेज मलबा डालने की तैयारी की जा रही है। लोगों का कहना है कि पहले से ही सीवरेज के गंदे पानी से कॉलेज के विद्यार्थी, बस डिपो आने जाने वाले यात्रियों और छात्रावास में रहने वाले छात्रों को परेशानी हो रही है। वार्डवासियों और छात्र संगठनों ने प्रशासन से इस योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की है। गड्ढा खोद रहे हैं, ये नवलगढ़ ये नाक है, इधर तो बस स्टैंड है, इधर कॉलेज है जहाँ 2500 बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम भी नहीं देख सकते इसमें। इधर अम्बेडकर वो छात्रावास है, पूरी बस्ती है, वो वीआईपी बस्ती है, उसके अंदर सारी गंदगी है, शहर की टोटल है। उधर तो सीवरेज का पानी उधर ला रहे हैं, यहाँ डाल दिया, पीछे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। धरना तो कर रहा हूँ, कल से धरना देके। और अब खबर फलोदी से है, जहां फलोदी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर 33वीं रैंक हासिल कर आईएएस बने मयंक पुरोहित के पैतृक शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत उनका किया गया है। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मुख्य सड़क मार्गों पर उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। नगर परिषद चौराहे से जुलूस के रूप में निकाला उनका काफिला शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सिद्धपीठ मां लाठियाल मंदिर पहुंचा, जहां मयंक पुरोहित ने दर्शन कर मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के धुन पर लोग नाचते गाते और पुष्प वर्षा करते यहां पर नजर आए हैं। बता दें, मयंक पुरोहित इससे पहले इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी 7वीं रैंक हासिल कर चुके हैं और अब यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने 33वीं रैंक यहां पर हासिल की है।
को मेरा यही संदेश है कि आप भी मेहनत करें। अब तो ज़माना ऑनलाइन पढ़ाई का आ गया है, तो रिसोर्सेज सबके पास है, पहले जैसा नहीं है पढ़ाई के मामले में। तो अगर आप मेहनत करें और सारे डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया को हटा दें, तो आप भी बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। इस सफलता में आपका योगदान किसका योगदान ज़्यादा रहा, इस पर बताइए। सभी का योगदान था, परिवार वालों का था, दोस्तों का था, मेरी वाइफ का भी था, सबका योगदान रहा है सर। किसी एक इंसान का नहीं है, सबका मिलजुल के छोटा मोटा योगदान। इससे भी पहले आपने कई परीक्षाएं पास की है, हाँ। तो क्या लक्ष्य आपका आईएएस बनना ही था? हाँ, लक्ष्य तो यही था, लक्ष्य तो आईएएस बनना ही था। तो लेकिन इससे पहले 1-2 अटेम्प्ट में नहीं